पिछले कुछ दशकों में हार्ट ब्लॉकेज और इसकी वजह से होने वाले सीने में दर्द को सीधे तौर पर हार्ट अटैक से जोड़ के बहुत व्यापक तरीके से प्रचारित किया गया और कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया कि अगर हार्ट पेशेंट की ब्लॉकेज 90% या 100% है तो उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में हार्ट पेशेंट को किसी कार्डियक हॉस्पिटल में यही बताया जाता है कि इतनी ब्लॉकेज में जानलेवा रिस्क है और कुछ भी हो सकता है। वर्तमान पीढ़ी में सभी के अवचेतन मन में एक बात तो निश्चित तौर पर पूर्व प्रायोजित तरीके से चिकित्सा उद्योग के संचालकों और सलाहकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से बिठा दी गई है कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो जान चली जाती है और वास्तविकता को जाने समझे बिना हम सभी इस बात पर आंख मूंद के विश्वास करने लगते हैं। हमने कभी यह भी नहीं सोचा कि सामान्य बुखार आने पर भी जान चली जाती है, पेट दर्द होने पर भी जान चली जाती है, पर हम ऐसी बीमारियों से नहीं डरते। पर हार्ट अटैक से डरना और डराना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कथनों को तोड़ मरोड़ के तर्क वितर्क से कुछ का कुछ साबित किया जा सकता है, पर इस वास्तविकता को किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता कि हृदय रोग को नियंत्रित करने में मॉडर्न मेडिसिन द्वारा सुझाए गए परंपरागत तरीके पूरी तरह से असफल रहे हैं। फिर भी हार्ट पेशेंट को अस्पताल पहुंचने के बाद किसी न किसी तरीके से एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करवाने पे पूरा जोर दिया जाता है और किसी भी स्थिति में पेशेंट को अक्सर कुछ इस तरह बताया जाता है कि अगर स्टेंट नहीं डाला तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से बताना आम बात हो गई है। सामान्यतः हृदय रोगी के परिजनों को कुछ इस तरह बताया जाता है कि ये यहाँ से चल के जा पाएंगे कि नहीं, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। खैर, शब्दों पे मत जाइए, इसके पीछे जो भाव है उसको समझते हैं और वो यही है कि हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक को लेके एक डर का माहौल बनाना कि हार्ट पेशेंट के परिजन इस बात के लिए मानसिक रूप से सर्जरी की प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाएं। पिछले एक दशक में मैंने व्यक्तिगत रूप से 1000 से अधिक हृदय रोगियों से बात की जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनमें कोई भी सर्जरी के लिए मानसिक तौर पर तैयार होकर अस्पताल नहीं गए थे, बल्कि उनकी सहमति हार्ट पेशेंट के एंजियोग्राफी होने के दौरान ही ली गई, जहां उन्हें बताया गया कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक से जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। खैर, शब्द कुछ भी हो, पर सहमति का आधार केवल डर ही था जो वहां के कार्डियोलॉजिस्टों और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया था। इन सब के बीच सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है कि जब हमने ऐसे हृदय रोगियों के ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और एंजियोग्राफी को मिला के देखा तो हमने पाया कि उनमें बहुत से हृदय रोगी केवल सीने में दर्द की शिकायत लेके कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए थे। किसी भी हृदय रोगी के परिजनों के बीच डर का माहौल बनाकर बहुत ही कम समय में सर्जरी की प्रक्रिया के लिए सहमति लेना बहुत ही आम बात बन गई है। कहीं न कहीं चिकित्सा उद्योग द्वारा बनाए गए हृदय रोग के पारंपरिक उपचार के तरीके, जिनमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी सबसे प्रमुख है, कोरोनरी धमनियों के उपचार प्रक्रिया में पूरी तरह से हावी हो गए हैं। बहुत से हृदय रोगी उपचार की प्रक्रिया पूरी होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी यह तक नहीं जान पाते कि यह ब्लॉकेज केवल खाने पीने की खराब आदतों और तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण हुआ है, जिन्हें बहुत ही सहज और सरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। जो हार्ट पेशेंट यह सब जानते भी हैं, पर समझ के अभाव में उनमें अधिकांश कभी इसे गंभीरता से नहीं लेते और संभवतः इसलिए क्योंकि इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट भी इस बात को गंभीरता से नहीं बताते। एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया पूरे होने के बाद हार्ट पेशेंट को पूरी गंभीरता से केवल एक बात बताई जाती है कि कैसे उन्हें दवाएं पूरे नियम से जीवन भर खानी है और नियमित रूप से समय समय पर आके जांचें करवाते रहना है। पेशेंट के डॉक्टर के परामर्श के दौरान सबसे अधिक आखिरी में चलते चलते 2-4 मिनट का समय लाइफस्टाइल को बदलने पर औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे स्कूल की पढ़ाई में मोरल साइंस का सब्जेक्ट, जिसका न कोई एग्जाम होता है और न ही उसमें पास या फेल होने का कोई डर। सामान्यतः हार्ट पेशेंट उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। जब एक हार्ट पेशेंट को कहा जाता है कि आपको हर दिन 500 ग्राम फल खाने हैं, तो वो पेशेंट फल चाहे महीने न खाए, पर दवाई प्रतिदिन पूरे नियम से खाता है। वास्तव में हृदय रोगी को इस तथ्य पर विश्वास ही नहीं होता कि ये फल, ये कच्ची सब्जियां, अंकुरित अनाज, हरे पत्ते, सूर्य का प्रकाश और प्राणायाम जैसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं।
अगर हम अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इस्चेमिक हार्ट ट्रायल पर नजर डालें, जिसने पूरी कार्डियोलॉजी इंडस्ट्री को सवालों को घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। इस ट्रायल में 5000 से अधिक हार्ट पेशेंट के मेटा डेटा का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्टेबल हार्ट के मरीजों में केवल दवाओं का सही प्रबंधन स्टंट और एंजियोप्लास्टी की तरह ही काम करता है। अब सवाल यह है कि जब किसी स्टेबल हार्ट पेशेंट को स्टंट लगाया जाता है, तब भी उसे आजीवन दवाएं खाने की सलाह दी जाती है, जो उस हार्ट पेशेंट को स्टंट लगवाने के पहले भी खानी पड़ रही थी। तो स्टंट लगवाने के बाद उस पेशेंट को फायदा क्या हुआ? केवल इस्चेमिक हार्ट ट्रायल के 3 वर्षों के गहन अध्ययन के आधार पर इसका एक ही जवाब है, कुछ भी नहीं। अनेकों वर्षों से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्टों के द्वारा हृदय रोगियों के कोरोनरी आर्टरीज में जमा ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टंट एवं एंजियोप्लास्टी का उपयोग एक सामान्य प्रोटोकॉल के तौर पर किया जाता आ रहा है। स्टंट वास्तव में एक छोटा सा जाल जैसा ट्यूब होता है, जो सामान्यतः ब्लॉकेज को दबाकर उस जगह को खुला रखने के लिए लगाया जाता है, जिससे उस जगह पर रक्त का प्रवाह ठीक हो जाए, जो पहली नजर में बहुत ही तर्कसंगत लगता है। भारत जैसे देश में जहां प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख एंजियोप्लास्टी की जाती हैं, जो अमेरिका जैसे देश में होने वाले एंजियोप्लास्टी की तुलना में 5 गुना ज्यादा हैं, और ज्यादातर इन्वेसिव प्रक्रियाओं की तरह इसमें भी बहुत से रिस्क होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक, रक्तस्राव, आर्टरी पंचर, किडनी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जैसे जानलेवा रिस्क प्रमुख हैं। इन सब के अलावा स्टंट डालना एक अत्यंत महंगी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मेडिकेयर एक साल में केवल स्टंट लगवाने के लिए अपने ग्राहकों को $10 बिलियन का भुगतान करती है। इतना जान का जोखिम उठाना और पैसे खर्च करना वास्तव में तर्कसंगत भी तभी है यदि ये स्टंट, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ब्लॉकेज का उपचार करने के लिए एकमात्र उचित और प्रभावशाली तरीके हों। दिसंबर 2019 में प्रकाशित इस्चेमिक हार्ट स्टडी ने निश्चित रूप से यह स्पष्ट किया है कि अचानक हार्ट अटैक वाले हृदय रोगियों को छोड़कर एंजियोप्लास्टी और स्टंट भविष्य में हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने और एंजाइना को नियंत्रित करने में केवल दवाओं के सही प्रबंधन से किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। इन सब के विपरीत दवाओं का सही प्रबंधन के साथ ही जीवन शैली में नियमित परिवर्तन करना स्टंट और एंजियोप्लास्टी की तुलना में हार्ट अटैक को रोकने में और हृदय रोग को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतर, सरल और सुरक्षित विकल्प हैं। तो प्रश्न यह है कि इतनी जटिल और जोखिम जैसी सर्जिकल प्रक्रियाओं को इतना व्यापक रूप से क्यों उपयोग किया जाता है? इन सब को समझने के लिए चिकित्सा उद्योग के व्यवसाय को गहराई से समझने की जरूरत है। लगभग आज से 40 साल पहले क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिना किसी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल के दवाओं और स्टंट की तुलना किए बिना केवल अपनी योग्यता पर विश्वास करके कार्डियोलॉजिस्टों ने हार्ट अटैक जैसे इमरजेंसी केसेस में ब्लड फ्लो को बहाल करने के लिए स्टंट का उपयोग करना शुरू किया। वास्तव में यह देखने में बहुत ही सरल, सहज और तर्कसंगत लगता है कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो स्प्रिंग डाल के उसे फैला दिया जाता है तो रास्ता खुल जाएगा, जो किसी इमरजेंसी की स्थिति में यह विकल्प उचित भी हो सकता है। इसी बीच कुछ कार्डियोलॉजिस्टों ने इस तकनीकी को उन मरीजों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो केवल एंजाइना की शिकायत लेकर के अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि एंजाइना की वजह भी ये ब्लॉकेज थे। स्टंट एक फॉरेन मटेरियल है, इसलिए हमारा शरीर उस स्टंट के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देगा ये तुरंत तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं वैसी पाइप नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये एक ऐसी पाइप है जिनमें जीवन है और यह किसी भी बाहरी चीज को स्वीकार नहीं करती। फिर देखते ही देखते स्टंट और एंजियोप्लास्टी जैसी जोखिम भरी प्रक्रियाओं का कुछ ऐसा व्यवसायीकरण शुरू हुआ कि कार्डियोलॉजिस्टों में स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरह की जटिल से जटिल ब्लॉक्ड धमनियों में स्टंट डालकर उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। कुछ कार्डियोलॉजिस्टों ने नए अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए, जैसे किसी ने 104 साल के बुजुर्ग की ब्लॉकेज को खोल के दिखाया, किसी ने बहुत ही पतली से पतली ब्रांच में स्टंट डाल के दिखाया, किसी ने आर्टरी जंक्शन के बीच में स्टंट डालकर उसे खोल के दिखाया। शुरुआती दौर में इन सब के बीच इस चीज को बिल्कुल अनदेखा किया गया कि क्या ये स्टंट दवाओं से बेहतर काम कर रहे थे या केवल हार्ट के पेशेंट दवाओं के असर की वजह से ही ठीक थे।
देखते ही देखते स्टंट का उपयोग इतना व्यापक होता गया और एक हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिकल कल्चर बन गया। इतना ही नहीं, इन सभी सर्जिकल प्रक्रियाओं को कार्डियोलॉजी के फेलोशिप प्रोग्राम्स में डाला गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसी सर्जरियों के लिए रीइंबर्समेंट देना शुरू कर दिया और आने वाले कार्डियोलॉजिस्टों की नई पीढ़ी को भी इस पाठ्यक्रम के तौर पर यह सब कुछ पढ़ाया जाने लगा, यह दिखाया जाने लगा और यही सब कुछ करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कार्डियोलॉजिस्टों के प्रोफेशनल फेलोशिप में एक डॉक्टर को फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। खैर, तथ्य कुछ भी हो, पर सत्य तो यही है कि यह तरीके इतने व्यापक और प्रचलित होने के बाद भी किसी भी तरीके से हृदय रोग को नियंत्रित करने में सफल नहीं है। पर इस कल्चर को बदल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सभी तरीके मेडिकल उद्योग के लिए बहुत ही मुनाफे का व्यवसाय हैं। शुरुआती दौर में इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया कि दवाओं के साथ स्टंट का इस्तेमाल करना या केवल दवाओं से हृदय रोग को नियंत्रित करना, इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, और साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल से भी इन सभी तथ्यों को पहले ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था। पर कहीं न कहीं ये सर्जरी के तरीके पुराने होते गए और कार्डियोलॉजिस्टों के लिए इतने सहज और पारंपरिक बन गए कि बहुत से कार्डियोलॉजिस्टों ने इस विषय पर गहन शोध और अध्ययन की जरूरत भी नहीं समझी। हालांकि बाद में इस तरह के ट्रायल किए गए और एक के बाद एक लगभग सभी ट्रायल से यही निष्कर्ष निकला कि स्टंट और दवा के बीच के परिणामों के बीच में बहुत ही कम या कोई अंतर नहीं है, लेकिन परंपरागत तरीकों को बदल पाना बहुत ही मुश्किल और धीमी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि अलग अलग कार्डियोलॉजिस्टों के होने वाली बहस सबसे हालिया प्रकाशित इस्चीमिक ट्रायल के साथ खत्म हो जानी चाहिए। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए, फेडरल रूप से फंड किए गए इस्चीमिक अध्ययन ने 3 वर्षों में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज और सीने में दर्द के 5000 से अधिक रोगियों पर सर्जरी के परंपरागत तरीकों का अध्ययन किया और अभी तक के सबसे निर्णायक परिणाम दुनिया के सामने प्रस्तुत किए, जिनमें से यह स्पष्ट किया गया कि स्टंट हार्ट अटैक को रोकने या जीवन को बचाने में दवाओं से बेहतर नहीं है। इस मजबूत उच्च गुणवत्ता वाले सबूतों के बाद भी स्टंट के कई प्रस्तावक और समर्थक अलग अलग तर्क और सबूतों का हवाला देकर उसके निरंतर उपयोग को सही ठहराते हैं। वर्ष 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन भी सर्जरी के दावों का मजबूती से खंडन करता है। इस अध्ययन ने हृदय रोगियों के एक समूह में सीने में दर्द, ट्रेडमिल स्टेमिना और जीवन की गुणवत्ता की रिपोर्ट की, जिसकी पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी और उनके स्टंट डाले गए थे। दूसरा समूह प्लेसिबो कंट्रोल समूह था, जिसमें सभी हृदय रोगी एनेस्थीसिया और प्रक्रिया के अन्य सभी भागों से गुजरे, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई स्टंट नहीं डाला गया। जिन हृदय रोगियों ने सोचा कि उन्हें स्टंट लगाया गया है, पर वास्तव में उन्हें कोई स्टंट नहीं लगाया गया था, उनके सीने में दर्द में कमी, ट्रेडमिल परीक्षण और जीवन की गुणवत्ता में वही परिणाम दिखाई दिए जो वास्तव में स्टंट लगने वाले हृदय रोगियों को दिखाई दे रहे थे। वास्तव में ये जबरदस्त परिणाम प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से थे। बाद में कई अन्य क्लिनिकल ट्रायल में भी ऐसे परिणाम देखने को मिले। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि दर्द में सुधार, ट्रेडमिल इंप्रूवमेंट और जीवन की गुणवत्ता जिसके लिए एंजियोप्लास्टी और स्टंट को जिम्मेदार ठहराया गया था, वो संभवतः प्रक्रिया के प्लेसिबो प्रभाव के कारण थे। सैद्धांतिक रूप से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी करने के पहले प्रक्रिया के जोखिमों के बारे में बताया जाता है और प्रक्रिया से पहले हृदय रोगी के परिजनों से सहमति लेने के बाद ही प्रक्रिया की जाती है। पर दुर्भाग्य से ज्यादातर मामलों में सहमति लेने के पहले हृदय रोगी के परिजनों में एक डर का माहौल बना दिया जाता है, जिसकी वजह से हृदय रोगी के संबंधी जान जाने के डर से अपनी सहमति दे देते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि हृदय रोगियों को वास्तव में या तो इस प्रक्रिया से होने वाले जोखिमों के बारे में या तो बताया ही नहीं गया या वे इसे समझ ही नहीं पाए। क्या कोई हार्ट पेशेंट कभी किसी एंजियोप्लास्टी या स्टंट के लिए अपनी सहमति देगा अगर उसे केवल उपरोक्त तथ्य बताए जाएं कि केवल एंजाइना को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली सर्जरी, जिसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी प्रमुख है, हार्ट अटैक को रिस्क कम करने के लिए दवाओं के प्रबंधन से बेहतर नहीं है? पिछले 1 दशक में मैंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 100 से अधिक कार्डियोलॉजिस्टों से बात की और लगभग सभी से उनका अनुभव जानने की कोशिश की। लगभग हर कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने एक ही सवाल पूछा कि वे जीवन शैली के बारे में हार्ट पेशेंट्स को क्यों नहीं सिखाते, जो बीमारी की मूल वजह है। मुझे लगभग सभी कार्डियोलॉजिस्टों से एक ही जैसे मिले जुले उत्तर मिले, जो कुछ इस तरह थे कि लाइफस्टाइल को फॉलो करना आसान नहीं है, हृदय रोगी इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे और इसके अलावा उपलब्ध विकल्पों में दवाओं के साथ स्टंट डालने से बेहतर परिणाम किसी भी चीज में नहीं मिल सकते। इसमें हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाता है
और इससे हार्ट पेशेंट के सीने के दर्द को भी नियंत्रित किया जा सकता है। हाल ही में प्रकाशित इस्केमिक हार्ट स्टडी और वर्ष 2017 में प्रकाशित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट सभी कार्डियोलॉजिस्टों के द्वारा सुझाए गए तर्कों का मजबूती से खंडन करते हैं। मैं इस लेख में अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूँगा। संभवतः ये सभी पे लागू ना हो, किंतु मेरे परामर्श किए हुए औसतन 10 में से 9 हृदय रोगी मेरी सुझाई गई जीवन शैली का 75% से अधिक पालन करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सही जीवन शैली जीने की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को गंभीरता से समझाता हूँ। और जब भी कोई हार्ट पेशेंट कुछ ही हफ्तों में अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द के लक्षणों में सुधार होता देख पाते हैं, तो उनका विश्वास भी बढ़ने लगता है और वो इस जीवन शैली को आसानी से अपना लेते हैं। इन सब तथ्यों के साथ कार्डियोलॉजिस्टों के पक्ष में मैं एक बात रखना चाहूंगा, और वो यह है कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों को जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है और जिसका प्रशिक्षण दिया जाता है, वे उस पर पूरी दृढ़ता से विश्वास करते हैं। शायद ही उन्होंने किसी हार्ट पेशेंट को आज तक फल खा के, सब्जियां खा के ठीक होते देखा हो। कहीं न कहीं यह सब कुछ एक चिकित्सा संस्कृति का हिस्सा बन गया है और हृदय रोगी भी अपने कार्डियोलॉजिस्टों से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने अवचेतन मन में हृदय रोग को एक जानलेवा बीमारी की तरह लेके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और यदि उन्हें केवल दवाएं देके जीवन शैली के बारे में कुछ सिखा के वापस भेज दिया जाए, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये तरीका उनके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छे परिणाम देने वाला है। यद्यपि डॉक्टरों को स्टंट डालने में होने वाले जोखिम की वजह से डर भी लगता है, पर यदि डॉक्टर स्टंट नहीं डालते तो उस परिस्थिति में होने वाले रिस्क को, जो कि वास्तव में स्टंट डालने की तुलना में बहुत कम होता है, ऐसे में हृदय रोगी के संबंधी आमतौर पर सारी गलती डॉक्टर की ही मानते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है, ऐसी स्थिति में कई डॉक्टरों पर परिजनों ने मुकदमा भी कर दिया। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर अधिक रिस्क होने के बाद भी अगर स्टंट या एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में होने वाली किसी त्रुटि के लिए हृदय रोगी के संबंधी डॉक्टर की गलती नहीं मानते, बल्कि उन्हें यही लगता है कि डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया। कहीं न कहीं हार्ट अटैक या सीने में दर्द के लिए हृदय रोगी और उनके परिजन एक जटिल और असामान्य उपचार की प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं, भले ही उसमें जान का जोखिम हो। स्टंट की लोकप्रियता को समझने के लिए उनके पक्ष में सबूतों की कमी होने के बावजूद हमें अपनी चिकित्सा प्रणाली पर भी विचार करना चाहिए। इनमें डॉक्टरों को दवाओं और जीवन शैली में बात करने की तुलना में सर्जरी करने पर नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए फार्मा कंपनियों द्वारा उच्च पुरस्कार भी दिया जाता है। उन सभी डॉक्टरों के लेख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपते हैं, मीडिया में उनके साक्षात्कार छपते हैं और भी ऐसे अनेक मौकों पर डॉक्टरों को सम्मानित किया जाता है। उन सब की प्रशंसा की जाती है जिनमें उन सभी के अंदर श्रेष्ठता का भाव पैदा हो जाता है। इस तरह की गतिविधियां कार्डियोलॉजिस्टों को यह सब बढ़ चढ़कर करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो यह मानती है कि उच्च तकनीकी समाधान हमेशा दवाओं की तरह पुराने जमाने की चीजों से बेहतर होते हैं। समय के साथ साथ ऐसे हृदय रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो स्टंटिंग जैसी तकनीकी पर क्लिनिकल रिसर्च का पूर्व अध्ययन करके आते हैं, पर उपचार के अन्य तरीकों को भी तलाशते हैं। हमें एफडीए की मंजूरी से पहले स्टंट जैसे उच्च जोखिम वाले उपकरणों के अप्रूवल के लिए उच्च श्रेणी के क्लिनिकल डेटा की आवश्यकता होती है। इन सब के साथ साथ हमें एक ऐसा मजबूत फीडबैक सिस्टम भी बनाने की जरूरत है जो ऐसे उपकरणों के बाजार में आने के बाद उनसे होने वाले किसी भी समस्या को समय पर बता सकें। इन सब के साथ हमें इंश्योरेंस कंपनीज के रीइंबर्समेंट प्रक्रियाओं में भी नियमित बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसमें हृदय रोगियों को खुल के बात करने और जीवन शैली में नियमित परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरे अभ्यास में मैंने देखा है कि मरीज हमेशा सर्जरी से बचना चाहते हैं और हृदय रोग के उपचार के लिए हृदय रोगियों को उपचार प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी दी जाए और उन्हें इस बात के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि सरल और सहज चिकित्सा पद्धति जटिल उपचार प्रक्रिया की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हृदय रोग के उपचार के लिए अन्य तरीकों के पर्याप्त क्लिनिकल डेटा उपलब्ध होंगे और ऐसे डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी जो हृदय रोगियों को जीवन शैली के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। ऐसा विकल्प निश्चित रूप से हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में कारगर साबित होगा और जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ इससे देश के अरबों रुपए की बचत भी होगी। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।